नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जैसा कि पिछली क्लासों में हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफ़ी, और हमारा जो चैप्टर है वो है राजस्थान की जलवायु, ठीक है? तो एक सेशन हमारा हो चुका है, लगभग 20 से 22 क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं, और चलिए आज की क्लास में अपन कुछ आगे के क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं, ठीक है? तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा सूखा अकाल के वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा वर्गीकरण सही दर्शाया है? तो राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा सूखा अकाल के वर्गीकरण किया गया है, मतलब अकाल का सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा है, तो उसका कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है। और सूखा और अकाल या सूखा अकाल, ठीक है? तो निम्न में से कौन सा वर्गीकरण सही दर्शाया गया है, ये हमें बताना है। तो आप देखिए, इसमें बताया है कृषि अकाल है, एक मौसमी अकाल है और एक जलीय अकाल है, ठीक है? तो अपन देखेंगे कृषि अकाल क्या है। तो भाई जब कृषि की जो उपज है, पैदावार है, वो कम होगी तो क्या होगा? कृषि अकाल बढ़ेगा। मौसमी अकाल की बात करेंगे। मौसमी अकाल क्या है? जब बारिश कम होगी, मौसम के अनुसार बारिश कम होगी, तो क्या होगा? मानसून नहीं होगा तो मौसमी अकाल पड़ेगा। फिर है जलीय अकाल। जलीय अकाल सूखा पड़ा है, मतलब आपका पानी के जो स्रोत हैं, भूमिगत जल स्तर है वो डाउन हो गया है, या फिर आप जो जल स्रोत हैं, जल स्रोत के आधार पर ये अकाल का वर्गीकरण बताया गया है। पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? जलीय अकाल कहलाएगा। और यहीं से एक पारिस्थितिकी अकाल होता है। अपने जो वनस्पति है, पारिस्थितिकी तंत्र है, पशु पक्षी हैं, उनकी बहुत ज्यादा मृत्यु हो गई, तो वो क्या कहलाएगा? वो पारिस्थितिकी तंत्र में अपना अकाल कहलाएगा। तो यहाँ से दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो ये तो तीनों ही इसके प्रकार हैं। इसका ये जो राष्ट्रीय कृषि आयोग ने वर्गीकरण किया है, उसके ये तीनों प्रकार हैं: कृषि अकाल, मौसमी अकाल और जलीय अकाल। तो अपना सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट बात है नहीं, सीधे याद रखना है राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार अकाल के प्रकार है: कृषि अकाल, मौसमी अकाल और जलीय अकाल। और एक हमने बताया पारिस्थितिकी अकाल। देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में सूखे की बारंबारता 8 वर्ष में एक बार है? सूखे की बारंबारता के बारे में बात की गई है कि कौन से वो जिले हैं जिनमें सूखा जो पड़ता है वो लगभग उनमें 8 साल के बाद उसका जिले का नंबर आता है। तो यहाँ अलग-अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिलों को अलग-अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे कुछ जिले हैं, वो उनमें जो बारंबारता है वो 3 वर्ष है, कुछ में 5 वर्ष है, कुछ में ऐसे हैं 6 वर्ष है, और ये आपके 8 वर्ष की बात की गई है। तो जो सबसे न्यूनतम जो अंतराल है, वो आपका 3 वर्ष है, और जो सबसे मैक्सिमम अंतराल है, वो 8 वर्ष है। मतलब राजस्थान के कुछ जिले तो ऐसे हैं जिनमें हर 3 वर्ष के बाद अकाल पड़ जाता है, और राजस्थान के कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें 8 वर्ष के बाद अकाल की स्थिति बनती है। तो हमसे पूछा गया है बारंबारता जिनमें 8 वर्ष है, तो हमें याद रखना है ये जो 8 वर्ष वाले जिले हैं। अब आप देखिए राजस्थान के कौन से वो जिले हो सकते हैं जिनमें 8 वर्ष की बारंबारता हो सकती है। तो पश्चिमी राजस्थान तो इसमें आएगा नहीं, तो इसमें आपके पूर्वी मैदान के जिले दोनों, भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर इसमें इंक्लूड है। भरतपुर और धौलपुर ये याद रखना, जो बारंबारता है 8 वर्ष है, उसमें 2 जिले स्थित है, भरतपुर और धौलपुर। हमें यहाँ से बात याद रखनी होगी, जो न्यूनतम बारंबारता वाले जिले हैं जिनमें अकाल की संभावना सर्वाधिक रहती है, इसमें आएगा आपका जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी और जोधपुर, ठीक है? ये वो जिले हैं जिसमें बारंबारता बार बार अधिक रहती है। जैसलमेर है, बाड़मेर, फलौदी, जोधपुर, पश्चिमी राजस्थान के खासकर ये जिले इस कैटेगरी में इंक्लूड किया जाते हैं। तो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये दोनों कैटेगरीज हैं, 3 वर्ष वाली और 8 वर्ष वाली, क्योंकि यहाँ जो सूखे की संभावना है वो सर्वाधिक है 3 वर्ष में, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, जोधपुर, और ये
और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि केवल मात्र 2 जिले इसमें इंक्लूड किए गए हैं, बारहमरता 8 में आपके भरतपुर और धौलपुर। चलिए अगला क्वेश्चन। तो यहाँ से आप देखिए भरतपुर, सिरोही, कोटा और झालावाड़ है, तो अपना ए आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 3 साल में एक बार सूखे के लिए जाना जाता है? जैसा कि हमने बात की अभी, तो 3 साल में पूछा, तो अभी देखो पिछले क्वेश्चन में आया था भरतपुर और धौलपुर, ये तो दोनों की बारंबारता कितनी है, 8 वर्ष है। कोटा हो नहीं सकता 3 वर्ष वाला, तो कोटा नहीं हो सकता, तो हमने बात की इसमें एक ही आपका जिला दे रखा है ऑप्शन, आप देख लीजिए जोधपुर। जोधपुर मतलब बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ इन्होंने पूछा जैसलमेर भी ऑप्शन हो सकता होता तो आंसर होता, बाड़मेर आंसर हो सकता था, जोधपुर हो सकता था, मल्टीपल चॉइस में भी पूछ सकता है कि अगर वो दे देगा 1 2 3 4, फिर हमें बताना होगा कि 1 2 3 आंसर है, तो इस तरह से मैच ऑफ दी फॉलोइंग में भी इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर भरतपुर पूछा था और यहाँ आपसे पूछा है जोधपुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस जिले के समूह में सूखे की संभावना सर्वाधिक है? राजस्थान के वे जिले जिनमें सूखे की संभावना सर्वाधिक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है आपके सामने चूरू, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। यहाँ से आप देख रहे हैं कि चारों की चारों डिस्ट्रिक्ट पश्चिमी राजस्थान के हैं और पश्चिमी राजस्थान में सूखे की संभावना, अकाल की संभावना सर्वाधिक रहती है, क्योंकि वहां एक तो मरुस्थल अवेलेबल है, ठीक है, दूसरा बारिश का अभाव है, शुष्क वनस्पति पाई जाती है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है जिससे कृषि नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ सूखे की संभावना अधिक रहती है। आगे ऑप्शन देखिए, आप देखिए झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, यहाँ तो ये संभावना वाली कोई प्रबल बात है नहीं। भरतपुर, धौलपुर, करौली और जालौर, तो आपने देखा भरतपुर और धौलपुर में तो 8 वर्ष की बात थी, और प्रतापगढ़, चित्तौड़, जालौर, चूरू, तो सर्वाधिक संभावना वाले जिले तो हमारे पश्चिमी राजस्थान के रहेंगे, और जैसा कि एक ही ऑप्शन मैच करता है इसमें, चूरू, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अकाल की सर्वाधिक तीव्रता किस जिले में है? यहाँ बात की गई है सर्वाधिक तीव्रता की बात की गई है, ना कि सर्वाधिक संभावना। तीव्रता मतलब जब अकाल पड़ रहा है उसकी जो लेवल है वो हाई लेवल मतलब जैसलमेर में एक तो संभावना है, संभावना कौन से जिले में अलग अकाल पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पूछा गया है तीव्रता मतलब भयंकर प्रवृत्ति अकाल की, लोगों की ज्यादा मृत्यु हो गई, पशु पक्षियों के लिए चारा नहीं है, भोजन नहीं है, पानी नहीं है, वो एक बड़े लेवल पर, मास लेवल पर उसकी तीव्रता पूछी गई है। तो ये जो सर्वाधिक तीव्रता वाला जिला है वो राजस्थान में पाली जिला है, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। यहाँ से जैसलमेर इसका आंसर नहीं है। जैसलमेर में सर्वाधिक संभावना जैसलमेर में अधिक है, लेकिन तीव्रता की बात की जाएगी तो राजस्थान का पाली जिला है जिसमें सर्वाधिक तीव्रता पाई जाती है अकाल की। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। कृषि वर्ष 2023-24 में राजस्थान के कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए? तो ये हमें लेटेस्ट है, 2025 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें इसलिए याद रखना है, और हर वर्ष के लिए मतलब ये नंबर अलग हो सकता है। तो जो 2023-24 है उसमें 23-24 में 13 जिले अकाल से प्रभावित हुए थे, तो इसका हमें नंबर अभी के लिए याद रखना है। 2023-24 में कितने जिले प्रभावित हुए? तो राजस्थान के 13 जिले अकाल से प्रभावित हुए। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नांकित में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान अंकित किया गया? चूरू, धौलपुर, अलवर और फलौदी, 4 डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, हमें बताना है 20वीं शताब्दी की बात की गई है। 20वीं शताब्दी मतलब 19वां दशक में सर्वाधिक तापमान वो राजस्थान का कौन सा जिला है जहां अंकित किया गया? तो ये लगभग 1956 की बात है, 1956 मई 1956 की बात है, और यहाँ आपके जो टेम्परेचर है वो अलवर में मेजर किया गया था। अलवर के जिले का जो टेम्परेचर था वो सर्वाधिक तापमान अंकित किया गया था, और कितना आपके लगभग जितना मुझे याद आ रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग ये टेम्परेचर पहुंच गया था अलवर में। तो याद रखना ये हिस्ट्री टाइप क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया गया? तो ये आपके अलवर जिले में अंकित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान के मरुस्थल में
अति उच्च दैनिक वार्षिक तापांतर हेतु उत्तरदायी सर्वप्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमने कल बात की थी कि राजस्थान के वो 2 जिले जहां सर्वाधिक दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर पाया जाता है। जब दैनिक तापांतर की बात की तो हमने बताया था सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर है, जबकि वार्षिक तापांतर वाला सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला है हमारा चूरू है। तो उसके लिए इन्होंने पूछा क्या है, सर्वप्रमुख कारण बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो मानसून ऋतु में उच्च आर्द्रता की बात है, ऐसा तो नहीं है। शुष्क ऋतु में अति न्यून आर्द्रता, वर्ष भर उच्च शुष्क दशाएं, और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे इन जो प्रबल कारक है वो यही है कि यहाँ वर्ष भर क्या रहती है, उच्च शुष्क दशाएं रहती हैं, शुष्क प्रवृत्ति पाई जाती है। मानसून की बात करें, चाहे आपके वनस्पति की बात करें, चाहे जलवायु की बात करें, तो ये शुष्क प्रवृत्ति है। ठीक है, तो यहाँ वर्ष भर उच्च शुष्क दशाएं पाई जाती हैं। इसके कारण यहाँ वार्षिक तापांतर और दैनिक जो तापांतर है वो सर्वाधिक पाया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। वर्ष भर उच्च शुष्क दशाएं पाई जाती हैं, इसके कारण उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर पाया जाता है। चलिए अगला, किस जिले में जून माह की बात की गई है, सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत पड़ती है? ठीक है, 21 जून की बात की गई, राजस्थान का वो जिला जहां सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत पड़ती हैं। तो हमें पता है कि जो कर्क रेखा है राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जब कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, ये कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की बात की गई है। ठीक है, तो जब कर्क रेखा ये 21 जून की बात करें तो जो 21 जून को क्या स्थिति बनती है सूर्य की, 21 जून को जो सूर्य है वो कहाँ रहता है, वो आपके कर्क रेखा पर होता है। 21 जून को सूर्य की स्थिति कहाँ रहती है, कर्क रेखा पर होती है, और कर्क रेखा पर सूर्य होगा तो यहाँ से राजस्थान के जो 2 जिले हैं आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो इन जिलों पर जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ेंगी। अब सीधी पड़ेंगी तो आप देख लीजिए ऑप्शन में आपके सामने बांसवाड़ा, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। यहां से हमें याद रखना होगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर वो पूछता निम्नलिखित में से 21 जून माह में सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती हैं, तो तिरछी कहाँ पड़ेंगे, तो तिरछी अपने जिला गंगानगर में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, जबकि डूंगरपुर बांसवाड़ा में ये कर्क रेखा सूर्य यहाँ सीधी होगा, सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ेंगी इस पे और लंबवत पड़ेंगी। दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछा गया है तिरछी किरणें कहाँ पड़ती हैं 21 जून को, तो राजस्थान के गंगानगर जिले पे, और सीधी या लंबवत आपके बांसवाड़ा जिले पे पड़ती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अकाल के लिए प्रसिद्ध दोहे में पग पुंगल के नाम से राजस्थान के कौन से जिले की ओर संकेत किया गया है? तो यहाँ एक दोहा है जिसमें अकाल के बारे में बताया गया है कि पग पुंगल और पुंगल, पग पुंगल में है, और उसका धड़ जो अगला दोहा है उसमें यही है कि धड़ कोटड़ा और उद्रज बीकानेर, उद्रज बाड़मेर और भूलिया चुक जोधपुर और ठाड़ो जैसलमेर, इस तरह से वो दोहा है। तो उसमें बताया गया है कि जो अकाल है उसके पग पग कहाँ पे हैं, पग की बात की गई है, अकाल के जो पग हैं वो पुंगल में हैं, और हमें पता है पुंगल कहाँ पड़ता है, पुंगल हमारे बीकानेर जिले में स्थित है। धड़ की बात की गई है, धड़ कहाँ पे है, कोटड़ा, धड़ कोटड़ा में है, मतलब ये आपके बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र की बात है। धड़ कोटड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर। ठीक है, पग पुंगल, धड़ कोटड़ा और उदरज बाड़मेर, मतलब उदर और जो भुजाएं हैं अकाल की, उदर और जो भुजाएं हैं वो आपके बाड़मेर में है, और भूल्यो चूक्यो जोधपुर, भूल्यो चूक्यो जोधपुर, जोधपुर में कभी कभी भूल चूक के कारण अकाल आ जाता है। और 5वां है ठाड्यो जैसलमेर, और जैसलमेर में क्या होता है, अकाल की चर्चा, अकाल की चर्चा होती है।
तो इस तरह से ये दोहा है और इसमें से हमसे पूछा गया है कि यहाँ पग किसके बारे में अंकित करता है, पग पुंगल में किसके बारे में बताया गया है, राजस्थान का वो कौन सा जिला है। तो जो पग पुंगल है वो किससे, बीकानेर से संबंधित है, बीकानेर से संबंधित है, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ से कोई सा भी पूछा जा सकता है, बोलियो चूक्यो पूछा जा सकता है तो जोधपुर आंसर हो जाएगा, ठाड़ो जैसलमेर तो अकाल की चर्चा होती है तो ठाड़ो पूछा जाएगा तो हमसे जैसलमेर आंसर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हमें याद रखना है, अगर ये एक बार पूछा गया है तो रिवर्स भी पूछा जा सकता है। चलिए, राजस्थान में बार बार अकाल और सूखे का कारण क्या है, बार बार अकाल पड़ रहा है, बार बार सूखा पड़ रहा है, इसका कारण क्या है, क्या अनियमित वर्षा है, वनों की कटाई, जल का अविवेकपूर्ण उपयोग और भूमि का कटाव। ये कारण तो सभी हैं अकाल के, लेकिन सबसे जब प्रमुखता कारण पूछा जाएगा, नेचुरली कॉज है, वो सबसे बड़ा यही है, राजस्थान की जो जलवायु है, जलवायु की जो विशेषता है वो कैसी है, अनियमित वर्षा। राजस्थान में अनियमित वर्षा है, कभी वर्षा ज्यादा है तो कभी बिल्कुल नहीं है, किसी क्षेत्र में बारिश बहुत ज्यादा है तो किसी क्षेत्र में बहुत कम है, इस तरह से वर्षा अनियमित होती है राजस्थान में। और आप देख लीजिए जो औसत वर्षा है राजस्थान की वो कितनी, 57.5 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो सबसे जो प्रमुख कारण है वो अकाल का, वो यहाँ से अनियमित वर्षा होगा। चलिए अगला, राजस्थान में छप्पनिया अकाल किस वर्ष में पड़ा, तो हमें बताना है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि छप्पनिया अकाल कब पड़ा। तो सब इसका मतलब ये नहीं है कि छप्पनिया पूछा तो लगभग कि 1956 में पड़ा होगा, ये 1956 क्या है, 1956 है ये आपका विक्रम संवत, विक्रम संवत है 1956, इसलिए ये 1956 की बात की गई है। लेकिन ये बात कब की है, दशक की बात करें तो ये 1899 से 1900 की बात है, 1900 ईस्वी की बात है, 1899 से 1900 ईस्वी की बात है, 1899 से 1900 ईस्वी, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हो सकता है आपको ऑप्शन में मिल जाए 1956 मिल जाए, तो इसका आंसर 1956 नहीं होगा, एग्जैक्ट 1956 विक्रम संवत की बात की गई है। और छप्पनिया काल किस वर्ष में पड़ा, तो इसको 1899 1900 में ये अकाल पड़ा था। ये बहुत भयंकर अकाल था और इसको किसकी संज्ञा दी जाती है, त्रिकाल की संज्ञा दी जाती है। त्रिकाल की संज्ञा क्यों दी जाती है, क्योंकि यहाँ पशुओं के लिए चारा, पानी और लोगों के लिए भोजन, त्रिकाल में तीन चीजों को इंक्लूड किया जाता है, चारा, पानी और भोजन। भोजन मनुष्य के लिए, चारा पशुओं के लिए और पानी तो दोनों के लिए है ही है। तीनों की कमी आ गई थी, इसलिए इसको त्रिकाल की संज्ञा भी दी जाती है। 1899 से 1900 ईस्वी में ये पड़ा, विक्रम संवत 1956 था, इसलिए इसको क्या कहा गया, छप्पनिया अकाल भी कहा गया था। ठीक है, चलिए, त्रिकाल का संबंध क्या है तो देख लीजिए, त्रिकाल अधिक अत्यधिक तापमान नहीं, भूमिगत जल, वनस्पति और फसल की कमी नहीं, अपनिश्चित वर्षा नहीं। त्रिकाल का संबंध अभी हमने देखा, चारा, भोजन और जल की कमी से है, चारा जानवरों के लिए, भोजन मनुष्य के लिए और जल की कमी दोनों के लिए, ये क्या कहलाएगा, त्रिकाल कहलाएगा। और इस तरह से ये ऑप्शन अपना राइट आंसर। तो 1999 1900 ईस्वी में जो अकाल पड़ा था वो कैसा था, तो हमें अभी बात की उसको, अन्न काल था, जल काल था, त्रिकाल था, तिन काल था, तिन मतलब तिन काल, जल काल, अन्न काल, तो वो तो त्रिकाल था, बी ऑप्शन। ठीक है, तो 1899 बड़े इंपॉर्टेंट बात है ये, 1899 से 1900 ईस्वी में जो अकाल पड़ा उसको छप्पनिया अकाल के नाम से जाना जाता है। 1956 विक्रम संवत होने के कारण इसे छप्पनिया अकाल कहा गया। और ये एक त्रिकाल था जिसमें अन्न, जल और पानी तीनों, चारे की तीनों की कमी हो गई थी, और क्या बोलते हैं, ठीक है, इसलिए इसको क्या, किसकी, त्रिकाल की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार ये आपका छप्पनिया काल कंप्लीट हो जाता है। फिर देखिए, भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार भयंकर सूखा होता है जब वर्षा की कमी होती है। मतलब एक्चुअली मौसम विभाग के अनुसार अकाल को दो भागों में बांटा गया, एक तो पहला है आपका भयंकर अकाल और एक है दूसरा आपका सामान्य काल। भयंकर और सामान्य, इस भयंकर वाले को क्या कहते हैं, प्रचंड भी बोला जाता है, प्रचंड काल या भयंकर काल। और दूसरा है आपका असामान्य काल। कब कहेंगे, जब वर्षा की मात्रा कितनी कम होगी तब इसको
किस कैटेगरी में रखा जाएगा? तो हमें याद रखना है भयंकर अकाल की संज्ञा दी जाएगी जब बारिश 50% से कम होगी। जब बारिश 50% से कम होगी तो भयंकर अकाल की संज्ञा दी जाएगी, लेकिन जब बारिश आपके 25% से कम होगी, 25% से कम होगी, ठीक है, 25% से कम होगी तो इसे सामान्य अकाल की कैटेगरी में रखा जाएगा। ये बात हमें याद रखनी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अकाल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन सा? भयंकर अकाल और सामान्य अकाल। जब बारिश की मात्रा 50% से कम होगी तो इसे भयंकर या प्रचंड अकाल कहा जाता है। जब बारिश की मात्रा 25% से कम होगी तो इसे सामान्य अकाल की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ से ऑप्शन 40 से 65%, 50% से अधिक, 50% से कम, 25 से 49 के बीच। जब वर्षा में कमी होती है तो 50% से कम। सीधी आंसर हमें याद रखना है 3 ऑप्शन, ना कि 40 से 65% या 50% से अधिक। ठीक है, थोड़ा सा एक बार देखिए, 50% से अधिक या 50% से कम, इस बात पे हमें गौर करना होगा। यहाँ पूछी क्या गई है? यहाँ कमी पूछी गई है, मतलब वर्षा में कमी कितनी होती है। तो वर्षा में हमें बात रखेंगे जब 50% से कम बारिश होगी। ठीक है, तो यहां से थोड़ा सा ध्यान रखना, जब 50% से भी कम बारिश होगी तो इसको रखा जाएगा भयंकर अकाल की कैटेगरी में। और सामान्य अकाल जब 25% से कम बारिश होगी, सामान्य से 25% कम और सामान्य से 50% कम। ठीक है, तो यहां से सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिए, किसी भी क्षेत्र को न्यूनतम सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए कितनी वार्षिक वर्षा की मात्रा होनी चाहिए? मतलब वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी कम होनी चाहिए कि उसको सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाए? तो यहाँ जब ऑप्शन इसका बना गया आंसर, किसी भी क्षेत्र को न्यूनतम सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए कितनी वार्षिक वर्षा की मात्रा होनी चाहिए, तो यहाँ इसको कैटेगरी में रखा गया जब 70 से 100 सेंटीमीटर बारिश वर्षा कम होगी। ठीक है, कितनी? 70 से 100 सेंटीमीटर बारिश कम होगी तो इसको किस में रखा जाएगा? न्यूनतम सूखाग्रस्त क्षेत्र में रखा जाएगा। तो ये याद रखना है अपने को, किसी भी क्षेत्र को न्यूनतम सूखाग्रस्त क्षेत्र है, न्यूनतम है, अधिकतम नहीं है। न्यूनतम कितना? अगर हमारी 170 से 100 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, इतनी है, तो उसको अपन क्या करेंगे? न्यूनतम सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाएगा। ठीक है, चलिए, और बाकी तो हमने देख लिया कि अगर बारिश की मात्रा 50% से कम है तो भयंकर अकाल, 25% से कम है तो सामान्य अकाल, और फिर हमने देख लिया क्या कि न्यूनतम सूखाग्रस्त है, न्यूनतम सूखाग्रस्त कब माना जाएगा? जब 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच बारिश होगी। चलिए, अगला क्वेश्चन, मौसम विज्ञान के अनुसार, अभी हमने देखा मौसम विज्ञान के अनुसार देखा, सामान्य वर्षा में 51% से अधिक वर्षा में कमी होने पर इसे सूखा कहा जाता है। तो अभी हमने देखा था मौसम विभाग के अनुसार, आईएमडी के अनुसार इसे दो भागों में डिवाइड किया गया था, भयंकर और सामान्य कल। तो यहाँ हमने देखा था कि जब बारिश 50% से कम होगी, 51% से अधिक वर्षा में कमी हो जाएगी तो इसे किस कैटेगरी में रखा जाएगा? तो इसे भयंकर की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये क्या हो गया? बी ऑप्शन इसका सामान्य। सामान्य की कैटेगरी में कब आएगा? जब 25% से कम बारिश होगी तो इसको सामान्य की कैटेगरी में रखा जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, सूखे का प्रकार जब किसी क्षेत्र में मौसमी वर्षा दीर्घकालिक औसत से 75% कम होती है। ठीक है, सूखे का प्रकार जब किसी क्षेत्र में मौसमी वर्षा की बात की हमने, तो अपने पहले देखा था सूखे के प्रकार देखे थे, कृषि वाला देखा था, जलीय देखा था, मौसमी देखा था। तो जब इसमें क्या हो रहा है, मौसमी वर्षा दीर्घकालिक औसत से 75% कम होगी तो वो क्या कहलाएगा? जलीय सूखा कहलाएगा। तो दूसरा ऑप्शन जलीय सूखा है, बारिश नहीं हो रही है, जलीय सूखा है, तो इसको बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। चलिए, सिंपल है, डायरेक्ट हमें याद रखना है। राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित है, तीजो कुरियो और आठवां काल। इसमें कुरियो शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, तीजो कुरियो और आठवां काल। तो यहाँ कुरियो शब्द का मतलब हमसे पूछा गया है, तो हमें याद रखना है यहाँ कुरियो शब्द का मतलब है अर्ध अकाल। कुरियो शब्द का मतलब है अर्ध अकाल, इसका मतलब हर तीसरे वर्ष, तीजो का मतलब तीसरा।
थर्ड, हर तीसरे वर्ष में अर्धकाल होता है, जबकि 8वां काल हर 8वें वर्ष में क्या होता है, राजस्थान में अकाल पड़ जाता है। तो यहाँ एक कहावत है, तीजो कुरियो 8वां काल। इसमें कुरियो का अर्थ है अर्ध अकाल और काल का अर्थ है पूर्ण का अकाल। और तीजो मतलब तीसरे वर्ष में और 8वां मतलब 8वें वर्ष में ये समय का बताया गया है और वो अकाल की प्रकृति बताई गई है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, अर्ध अकाल। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन है, दीर्घकालीन अकालग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के निम्नलिखित जिलों के समूह में कौन सा सही है। तो मतलब राजस्थान के वे जिले बताने हैं जहां दीर्घकालीन अकालग्रस्त क्षेत्र है, बहुत लंबे समय तक मतलब अकाल से ग्रस्त रहे हैं। देखिए पहला ऑप्शन है हनुमानगढ़, बीकानेर और करौली। तो यहाँ तो करौली है, ये तो पूर्वी राजस्थान का जिला है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। श्री गंगानगर, पाली, चूरू है, नागौर, जयपुर, बाड़मेर। तो यहाँ जयपुर है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नागौर और बाड़मेर के ऊपर विचार कर सकते थे। जोधपुर, जैसलमेर और भीलवाड़ा, यहाँ हमने भीलवाड़ा देखा। तो आप देखिए एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक ऑप्शन बचता है हमारे पास श्री गंगानगर और पाली चूरू। आप देखिए राजस्थान के जो दोनों जिले हैं पाली और चूरू, यहाँ वनस्पति का क्या है, बड़ा अभाव है, वनस्पति का अभाव है। और हमने ये भी देखा था कि जो राजस्थान का पाली जिले है उसमें तीव्रता क्या है, अकाल की सर्वाधिक तीव्रता थी। सर्वाधिक तीव्रता वाला जिला है कौन सा, अकाल की दृष्टि से सर्वाधिक तीव्रता वाला जिला कौन सा है, हमारा पाली। ठीक है, तो पाली और चूरू और गंगानगर, तो यहाँ से दीर्घकालीन अकालग्रस्त क्षेत्र की बात करेंगे तो ये राजस्थान के 3 जिले। तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, श्री गंगानगर, पाली, चूरू। किसी किसी क्वेश्चन को अपने को क्या एलिमिनेशन से करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान को सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग, सूखे से निपटना है इसके लिए एक विभाग बनाया गया नोडल विभाग, जल संसाधन विभाग नहीं, इसके लिए आपदा प्रबंधन और राहत विभाग बनाया गया है। किसी प्रकार की जो समस्या है, आपदा है, उससे निपटने के लिए एक विभाग बना रखा है आपदा प्रबंधन और राहत विभाग। उनका काम ही यही है, राहत प्रदान करना। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर का। ये भी क्वेश्चन देखो पूछा जा चुका है। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर, अच्छा दैनिक तापांतर के बारे में बात पूछी गई है। राजस्थान का वो जिला जहां सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। ऑप्शन में जोधपुर, गंगानगर, चूरू और जैसलमेर है। तो हमने तो बात की कर चुके हैं कि जो सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला है वो हमारा जैसलमेर है। क्यों, क्योंकि यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है और रेतीली मिट्टी पाई जाती है जिसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, वो बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ही ठंडी हो जाती है। तो यहाँ अपना आंसर होगा जैसलमेर, डी ऑप्शन। लेकिन इसके साथ ही याद रखना होगा, दैनिक तापांतर की बात करें तो हमारा आंसर हो गया क्या, जैसलमेर। और यहाँ से बात करते हैं क्या, वार्षिक तापांतर। वार्षिक तापांतर वाला जिला की बात करेंगे तो ये हमारा कौन सा होगा, राजस्थान का चूरू जिला। राजस्थान का चूरू सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, और ये सबसे अधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर का। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है। मतलब राजस्थान के वो महीने बताने हैं जो किन महीनों में दैनिक तापांतर न्यूनतम पाया जाता है। अभी जो सर्वाधिक दैनिक तापांतर की बात की है ये ग्रीष्म ऋतु में पाया जाता है और लगभग आपके जून महीने के में ये सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। यहाँ से हमें वो बताना है कि किन महीनों में न्यूनतम पाया जाता है। तो मई, जून, जनवरी, फरवरी और जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर। तो ये जो मानसून का काल है, वर्षा वाला काल है, वर्षा काल कौन सा आपका, जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त इसमें बारिश होती है, तो वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो बहुत कम होती है, इसका कारण दैनिक तापांतर बहुत कम होता है। तो यहाँ से ऑप्शन होगा अपना सी ऑप्शन, जिसमें दैनिक तापांतर न्यूनतम होता है वो है आपके जुलाई और अगस्त। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में न्यूनतम न्यूनतम की बात की गई है, न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है। अच्छा, तो हमसे क्या पूछा गया है, राजस्थान का
वो स्थान या राज्य का वो भाग जहां ग्रीष्म काल में न्यूनतम तापमान रहता है। तो हमने देखा राज्य में न्यूनतम ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम तापमान कहाँ रहता है, हमारे सिरोही और माउंट आबू क्षेत्र में रहता है। और सिरोही माउंट आबू क्षेत्र में रहने का कारण था कि वो ऊंचाई पर स्थित है, ऊंचाई पर स्थित है। और हमने जलवायु पढ़ते समय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में देखा था कि समुद्र तल से ऊंचाई और समुद्र तल से दूरी कितनी है, ये जलवायु को प्रभावित करते हैं। क्योंकि लगभग 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर आपके 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी हो जाती है। तो न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आपके सिरोही माउंट आबू में पाया जाता है। और सिरोही माउंट आबू की स्थिति की बात करेंगे तो ये राजस्थान में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो दक्षिण पश्चिम बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन में देखिए दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पश्चिम है और दक्षिणी भाग भी ऑप्शन में दे रखा है। इसका मतलब हमें एग्जैक्ट पोजीशन पर जानी होगी और वो होगा हमारा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, राजस्थान का दक्षिण पश्चिम भाग जहां ग्रीष्म काल में न्यूनतम तापमान आलेखित किया जाता है। चलिए, फिर बात की गई निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून माह में 50 डिग्री या अधिक तापमान दर्ज किया जाता है। तो सर्वाधिक तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है राजस्थान में, अगर वो जिला पूछेगा तो हमारा जिला होगा, राज्य का जिला चूरू, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। और अगर स्थान की बात करेगा, पर्टिकुलर स्थान की बात करेगा, तो स्थान में हमें लगाना होगा फलौदी। फलौदी राजस्थान का वो स्थान जहां सर्वाधिक तापमान दर्ज किया जाता है। और जिले की बात की जाएगी तो चूरू आंसर है। अब चूंकि ये पहला पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि अब फलौदी क्या हो चुका है, फलौदी जिला बन चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग भी इसका आंसर चेंज हो सकता है। वो हमें क्वेश्चन के आधार पर और उसके जो ऑप्शन हैं उसके आधार पर हमें आंसर टिक करना होगा। या तो अपने ऑप्शन में चूरू मिलेगा या अपने ऑप्शन में फलौदी मिलेगा, कोई एक। ठीक है, तो किस जिले में जून माह में 50 डिग्री सेंटीग्रेड या अधिक तापमान दर्ज किया जाता है, तो वो चूरू हो गया। और यहाँ से अगर निम्नतम की बात करेंगे, निम्नतम किस जिले में दर्ज किया जाता है, तो वो आपके सिरोही हो जाएगा। और यहाँ से स्थान की बात की जाएगी, जून माह में स्थान की बात की जाएगी तो माउंट आबू। आंसर क्या हो जाएगा फिर, माउंट आबू हो जाएगा। और निम्नतम सिरोही में और अधिकतम आपके चूरू या फलौदी में। चलिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। देखो, अब न्यूनतम पूछ लिया तो न्यूनतम कहाँ पे, सिरोही में दर्ज किया जाता है। 2 अगना आंसर हो जाएगा। चलिए, सिंपल। राजस्थान में जनवरी में पूछा है न्यूनतम तापमान निम्नलिखित में से किस जिले में अंकित किया जाता है। जनवरी में न्यूनतम तापमान की बात की गई है कि किस जिले में न्यूनतम तापमान जनवरी के माह में अंकित किया जाता है, तो वो है आपका यहाँ से गंगानगर जिला है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। जनवरी में न्यूनतम तापमान किस जिले में अंकित किया जाता है, तो वो है गंगानगर। तो यहाँ से जब हम समतापीय रेखा समदाबीय रेखा पढ़ते हैं उसके आधार पर इसका आंसर देना होगा। तो यहाँ से जनवरी में न्यूनतम तापमान का जो जिला है वो गंगानगर है, ना कि जैसलमेर। ठीक है, तो न्यूनतम तापमान राजस्थान के गंगानगर जिले में रहता है जनवरी में। ठीक, ये हमें याद रखना होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन। राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है, तो ये तो बहुत सिंपल है, राज्य का सबसे शुष्कतम जिला आपके जैसलमेर है। 2 आंसर याद रखना है। शुष्कतम जिला राजस्थान का जैसलमेर है। शुष्क वनस्पति पाई जाती है, राज्य में वर्ष भर शुष्क दशाएं रहती हैं, इसलिए यहाँ शुष्कतम जिला यही है। फिर बात की हमें, देखिए 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा औसत वार्षिक वर्षा निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरती है। पहले तो हमें जानना होगा कि ये समवर्षा रेखा क्या है। तो समवर्षा रेखा है मतलब सम मतलब समान, वर्षा मतलब वर्षा, बारिश, तो मतलब वे रेखाएं जो उन क्षेत्रों को जोड़ती हैं जहां समान बारिश होती है। ठीक है, तो मतलब समान क्षेत्र बारिश वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, समवर्षा रेखा कहलाती हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जो 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है उसमें राजस्थान के कौन से जिलों से होकर गुजरती है। तो एक्चुअली में हम जनरली बात करते हैं कि भाई 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, वो राजस्थान को लगभग अरावली से जल विभाजक के रूप में काम करती है और अरावली के समानांतर है। ठीक है, फिर बात करते हैं भाई 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, वो मरुस्थल को 2 भागों में डिवाइड करती है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल।
40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, तो इसी आधार पर आज हमसे पूछा गया है कि 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा किन जिलों से होकर जाती है। तो हमें याद रखना होगा कि जो 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो आपके 30 सेंटीमीटर वाली जाती है जैसलमेर से, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। तो आप देख लीजिए आपके ऑप्शन में है जैसलमेर और गंगानगर। ठीक है, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमें आगे भी और देखेंगे। हमें याद रखना है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, तो हमें पता ही है कि ये शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल को 2 भागों में डिवाइड करती है। फिर हमने 40 सेंटीमीटर देख रखी है कि राजस्थान को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, फिर बात करेंगे अगली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ये राजस्थान में कहां से, राजस्थान के जल विभाजक के रूप में काम करती है और राज्य को 2 भागों में, कौन सा आपके, एक तो पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में डिवाइड करती है। तो आप ये देखो अरावली के समानांतर है, तो ये किन जिलों से होकर जाएगी, आपके अरावली सिरोही में जाएगी। सिरोही के बाद ये आपके राजसमंद वगैरह है। सिरोही की बात करेंगे, अजमेर की बात कर देंगे, यहाँ से अजमेर इसमें आ जाएगा। सिरोही, अजमेर, आपका जयपुर, जयपुर के बाद सीकर और झुंझुनू। इसमें एक डिस्ट्रिक्ट और आएगा जो कि अपने दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी जो अरावली है वहां से इंक्लूड करना होगा। सिरोही एक तो डिस्ट्रिक्ट है, अपने को देखना होगा। मध्य अरावली से इसमें अजमेर आ गया और इधर से अपने जयपुर, सीकर और झुंझुनू आगे। एक डिस्ट्रिक्ट और आएगा वो हमें देखना होगा 50 सेंटीमीटर, आगे उसको भी देखेंगे। तो याद रखना अभी 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो राज्य के किन जिलों से होकर गुजरती है, तो यहाँ से जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। अभी अपने को ऑप्शन में दे रखे हैं जैसलमेर और गंगानगर, तीनों भी दे सकते हैं, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। हो सकता है बीकानेर और गंगानगर मिल जाए, तो हमें याद रखना होगा। यहाँ से बी ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के इस जिला समूह से 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा गुजरती है। ठीक है, देखिए सीकर, नागौर और जालौर, सीकर, अजमेर, सिरोही, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, अलवर, जयपुर और उदयपुर। तो 40 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो राजस्थान को लगभग 2 भागों में डिवाइड करती है। तो जब राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड करेगी तो राजस्थान के लगभग मध्य से गुजरेगी। तो जब मध्य की बात करेंगे तो लगभग ये कहां से होके जाएगा, आप देखिए सीकर, नागौर और जालौर। देखिए दौसा, टोंक और भीलवाड़ा तो इसका आंसर होगा नहीं, ये तो क्लियर है। फिर बात करेंगे अलवर, जयपुर और उदयपुर। तो अलवर और जयपुर तो बिल्कुल पूर्वी भाग में आ जाते हैं, ये भी नहीं होगा। सीकर, नागौर और जालौर, और सीकर, अजमेर और सिरोही। जहां तक मुझे लगता है कि 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो आपके सीकर, अजमेर और सिरोही इसका आंसर होगा, बी ऑप्शन, ना कि सीकर, नागौर और जालौर। फिर भी एक बार के लिए इस क्वेश्चन को होल्ड करते हैं। ठीक है, बाद में एक बार इसको रिव्यू करेंगे दोबारा से। एक बार हमें देखना होगा कि 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, समवर्षा रेखा निम्नलिखित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। तो हमें पता है समवर्षा रेखा जहां समान वर्षा होती है उन दोनों को मिलाती है। समान तापमान, समान आर्द्रता, समान बाष्पीकरण, समान वर्षा गहराई। तो समान वर्षा गहराई इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, जहां समान वर्षा होगी उन स्थानों को यह ऐड किया जाएगा। चलिए 10 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती है। तो 10 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरेगी। 10 सेंटीमीटर की बात की गई है तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और हनुमानगढ़ की बात की गई है।
और हमसे पूछा गया कि कौन सा वो जिला है जिससे नहीं गुजरती है। तो आप देखिए यहाँ से हमने क्या देखा था कि जैसलमेर और बीकानेर से कौन सा था, आपके 30 सेंटीमीटर वाला था। सॉरी, हाँ आप देखिए ना, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर की बात की थी हमने। जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर से कौन सी जा रही थी, 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जा रही थी। और यहाँ पूछा है 10 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती है। नहीं गुजरती है तो इसका मतलब या तो क्वेश्चन में एरर है या किसी ऑप्शन में दिक्कत है। तो जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर हमने बात की, यहाँ से तो 10 सेंटीमीटर की जाती है और 10 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती। तो इस क्वेश्चन में अभी के लिए अपन ये करते हैं कि जो 30 सेंटीमीटर है, 10 की जगह 30 सेंटीमीटर, हो सकता है एरर हो कि 30 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती है। तो यहां से अपन रिप्लाई दे सकते हैं कि हनुमानगढ़ वो जिला होगा जहां से ये रेखा नहीं गुजरेगी, क्योंकि जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर तीनों जिलों से 30 सेंटीमीटर की समरेखा वर्षा पास होती है। तो इसका आंसर हमें हनुमानगढ़ बताना होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो हनुमानगढ़ से नहीं गुजरती। चलिए अगला क्वेश्चन, 80 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती है। तो 80 सेंटीमीटर की बात करेंगे तो आपकी जो 80 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो आपके गुजरती है आपके दक्षिणी राजस्थान के जिले कौन से, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और आपका जिला झालावाड़। मुख्यतः ये 3 जिले इसमें इंक्लूड किए गए हैं 80 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा में। तो 80 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा में प्रतापगढ़ से गुजरती है, बांसवाड़ से गुजरती है और झालावाड़ से गुजरती है 80 सेंटीमीटर। यहीं से फिर हम 60 सेंटीमीटर की भी याद रख लेते हैं। 60 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो आपके जिले उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, कोटा, बूंदी और झालावाड़। ठीक है, इसमें कोटा, बूंदी जो हाड़ौती के जिले और ये जो उदयपुर और मेवाड़ के जिले हैं, यहाँ से इसके कुछ कुछ पार्ट हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा 80 सेंटीमीटर में झालावाड़ आया, तो यहाँ से इसका कुछ पार्ट है जो इसमें इंक्लूड है। तो 80 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती है। तो 80 सेंटीमीटर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़ से पास होती है, जबकि जो 60 सेंटीमीटर है वो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और खासकर आपके कोटा, बूंदी, झालावाड़ इन जिलों से होकर पास करती है। तो यहाँ से सी ऑप्शन अपना बूंदी आंसर नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भरतपुर एवं अलवर जिले का अधिकांश भाग किन समवर्षा रेखाओं के मध्य आता है। तो ये पूर्वी राजस्थान का भाग है और हमने देखा 60 वाली वर्षा रेखा देखा और अपने 80 वाली देखा। ठीक है, 60 देखा और 80 देखा, तो ये इसके बीच में आता है। 60 और 80 70 के बीच में ये पड़ जाते हैं। 600 से 700 मिलीमीटर की बात करें या 60 से 70 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के क्षेत्र में ये दोनों डिस्ट्रिक्ट लाई करते हैं। तो इतने डीप क्वेश्चन हमसे जनरली एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, ये किसी पर्टिकुलर एग्जाम्स के क्वेश्चन है जहां पर ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें याद रखना है, लेक्चरर वगैरह में, ज्योग्राफी के लेक्चरर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भरतपुर और अलवर जिले का जो अधिकांश भाग है किन समवर्षा रेखाओं के मध्य स्थित है। तो 600 से 700 मिलीमीटर वर्षा रेखा के मध्य स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, समवर्षा रेखा जो राजस्थान को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ हमने बात की थी जो 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, लेकिन 40 सेंटीमीटर ऑप्शन में है नहीं। फिर हम देखते हैं 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है आपके मरुस्थल और पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। तो यहाँ बात की गई है किसकी, लगभग 2 समान। जब एग्जैक्ट की बात करेंगे तो वो 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। इस तरह के क्वेश्चन हमसे जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला है देखिए, 60 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है।
ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है अपना जयपुर, सवाई माधोपुर, राजसमंद और अजमेर। तो यहाँ से अपने को आंसर होगा कि 60 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहाँ से गुजरती है, तो इसमें जयपुर, राजसमंद और अजमेर इसमें आता है, ए सी डी और अपना सही बात है, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा कि 60 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है, तो ये जयपुर, राजसमंद और अजमेर से होके गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। पश्चिमी रेतीले मैदान है कि पूर्वी सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? 25 सेंटीमीटर, 50 और ये 30, 50, 60 और 20 सेंटीमीटर। तो हमने देखा जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा थी वो राजस्थान को दो भागों में डिवाइड कर दी थी, पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदान। तो इसने क्या कहा, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करेगा? तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा इसका निर्धारण किया जाएगा। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? तो हमें पता है कि वही 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो मरुस्थल को दो भागों में, शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल में डिवाइड करती है। तो यहां से देख लीजिए डी ऑप्शन अपना राइट आंसर, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है? तो 50 सेंटीमीटर के पश्चिम में किसमें? मरुस्थल में स्थित है। ये बात पूछ गई, तो मरुस्थल में आप देख लीजिए दौसा होगा नहीं, चूरू होगा यस, हनुमानगढ़ और भीलवाड़ा होगा नहीं, तो चूरू और हनुमानगढ़। तो बी एंड सी अपना राइट आंसर होगा, बी और सी, इसका मतलब सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो लगभग हमने 40 क्वेश्चन का डिस्कशन आज किया है। तो अगली जो भी टॉपिक्स हैं उनका अगली क्लास में फिर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।